अर्पिता दौड़ती हुई आती है। ओहो, आज भी बहुत लेट हो गई। घड़ी की तरफ देखते हुए अर्पिता कहती है, ऊपर से ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तभी उसे एक ऑटो आता हुआ दिखता है। अर्पिता अपने मन में सोचती है, इसको तो रोक के रहूंगी। वो कुछ करती इससे पहले ही ऑटो उसके आगे आकर रुक गया। अरे वाह, बिना मेहनत किए मिल गया। वो यही सोच रही थी, तभी एक लड़का एक छोटी लड़की को लेकर बैठ जाता है। अरे आप कैसे बैठ सकती है, ये तो मेरे लिए रुका था। ऑटो ड्राइवर रवि कहता है, किसने कहा मैं आपके लिए रुका हूँ? मैं तो कशिश बेटा के लिए रुका था। प्लीज ऐसा मत करो भैया, मुझे देर हो जाएगी। निखिल, आप हमारे साथ चल सकती है, पर रवि ऑटो ड्राइवर पहले कशिश और मुझे छोड़ेगा फिर आपको। ओके। कशिश अर्पिता को बहुत देर से देख रही थी। उसको इस तरह देखता पाकर अर्पिता उसको अपनी गोदी में बिठा लेती है। अर्पिता कहती है, आप इतनी देर से मुझे क्यों देख रही है? कशिश अर्पिता को अपने पास आने का इशारा करती है और उसके गाल पे किस करती है। अर्पिता कशिश के गाल पर किस करती है और कशिश के गाल खींचते हुए कहती है, आप बहुत क्यूट हो। निखिल कहता है, आप मेरी बेटी के गाल मत खींचिए, उसे पसंद नहीं है। आपकी बेटी, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं क्यों मजाक करूँगा, कशिश मेरी बेटी है और आप उससे दूर रहिए। ऐसा कहकर वो कशिश को उस लड़की के पास से ले जाता है। कह तो ऐसे रहे हैं कि मैं इनकी बेटी को इनसे छीन रही हूँ, अकड़ू आदमी। ऐसा वो मन में सोच रही थी, पर प्रत्यक्ष रूप से शांत थी। कशिश का स्कूल आ जाता है। कशिश जाने से पहले अर्पिता के पास जाती है और उसके गाल पे किस करती है, फिर जल्दी से भाग जाती है। कितना खड़ूस आदमी था। कशिश कितनी क्यूट है, वो इसकी बेटी से कहीं से नहीं लगती। रवि, निखिल भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस सबसे देर से घुलते मिलते हैं। तो इन मिस्टर अकड़ू का नाम निखिल है। रवि ऑटो ड्राइवर, मैडम आपको जाना कहाँ है? अर्पिता, आगे वाले चौराहे पर। रवि, डोंट कॉल मी मैडम, तुम मुझे अर्पिता बुलाओगे, जैसा आप कहे। रवि, मैं यहाँ नहीं हूँ और मुझे ऑटो भी नहीं मिलता। तुम जैसे कशिश को रोज छोड़ते हो, तो क्या तुम मुझे भी उसके साथ रोज मेरे ऑफिस छोड़ दोगे? ठीक है, बस यहीं पर रोक दो, मेरा ऑफिस आ गया। अर्पिता ऑफिस के अंदर जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बंद है। वो जल्दी से सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है। वो गिरने लगती है। डर की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसको कोई पकड़ लेता है। जब अर्पिता को लगता है कि वो नहीं गिरी, तो आँख खोलकर देखती है तो गौतम ने उसको पकड़ा हुआ था। अर्पिता, थैंक यू गौतम, तुमने बचा लिया, वरना आज तो मेरा काम ही तमाम हो जाता। गौतम, सेटअप, तुमसे कितनी बार कहा है कि मत बोला करो। अच्छा, ये सब छोड़ो, जल्दी चलो, वरना चेपू मयंक फिर पीछे पड़ जाएगा। चलो। अर्पिता अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगती है। लंच ब्रेक में गौतम अर्पिता के पास आता है। आप यहाँ आए किस लिए? आपसे मिलना था, इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। क्या यार अर्पिता, तुम जब देखो शुरू हो जाती हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? लंच ब्रेक है, लंच करना है कि नहीं? चलो कैंटीन में चलते हैं। गौतम अर्पिता और अपने लिए समोसे और कॉफी लेकर आता है। गौतम, अर्पिता, तुम आज ऑफिस के बाद फ्री हो क्या? तो फिर आज तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ जाना है यार? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब मैं जाता हूँ, बाय। अरे गौतम सुनो तो, बाद में मिलते हैं। अर्पिता, पता नहीं क्या सरप्राइज है। अर्पिता अपने केबिन में जाती है और जल्दी से अपना काम खत्म करने लगती है। काम खत्म करने के बाद वो गौतम को कॉल करके नीचे पार्किंग में बुलाती है। अर्पिता नीचे पार्किंग में गौतम का वेट करती है। तभी मयंक उसके पास आता है। मयंक, क्या हुआ अर्पिता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अर्पिता,
आपसे मतलब, आप अपना काम कीजिए। मयंक, तुम मुझसे ही इस तरह बात करती हो, बाकी सबसे तो अच्छे से बात करती हो। अर्पिता, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मयंक अर्पिता का हाथ तेजी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, फिर गुस्से से कहता है, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुम ऑफिस आई हो तब से। जब तुम पिछले महीने पहली बार ऑफिस आई थी, तभी तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। अर्पिता मयंक की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश करती है, पर मयंक की पकड़ से छूटना उसके लिए मुश्किल है। अर्पिता, मयंक मुझे दर्द हो रहा है। मयंक, मेरे दर्द का क्या? हाँ बोलो। तुम जब देखो उस गौतम के पास रहती हो, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? वो मेरी कंपनी में मेरे अंडर में काम करता है, मैं अभी तुरंत उसको निकाल सकता हूँ। अर्पिता उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। मयंक अर्पिता की हंसी सुनकर गुस्से में उसका मुंह दबा देता है। अब मैं गौतम को इस कंपनी से निकलवा के रहूँगा। अर्पिता, तुम कैसे निकलवाओगे? पहले अपनी जगह तो बना लो। इधर गौतम जल्दी से अपने केबिन से निकलता है। जल्दबाजी की वजह से अपने बॉस राहुल गुप्ता से टकरा जाता है। राहुल, क्या हुआ गौतम, आज बड़ी जल्दी में हो? गौतम, सर वो अर्पिता नीचे पार्किंग में मेरा वेट कर रही है, इसीलिए जल्दबाजी की वजह से आपसे टकरा गया। राहुल, कोई बात नहीं, साथ में नीचे चले। यस सर। नीचे मयंक वैसे ही अर्पिता को दबोचे खड़ा था। मयंक, तू शायद भूल रही है कि ये कंपनी मेरे डैड की है। अर्पिता, जिसमें तेरी हैसियत एक प्यून की भी नहीं है। मयंक, तुझे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्या हैसियत है। अब तू देख मैं तेरे उस आशिक को कैसे इस कंपनी से निकलवाता हूँ। फिलहाल अभी तो तुम मेरे इतने पास हो तो क्यों ना कुछ मजा ले लूँ। इतना बोलकर मयंक अपने हाथ अर्पिता के शरीर में घुमाने लगता है और उसके होठों की तरफ बढ़ता है। अर्पिता गौतम को बहुत रोकती है, पर गौतम नहीं रुकता। वो अपना हाथ अर्पिता के टॉप के अंदर डाल देता है और अपने होठ अर्पिता के होठ पर रख देता है। अर्पिता खुद को बचाने के लिए उसके होठ को काट लेती है, पर मयंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। गौतम और राहुल गुप्ता सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। गौतम खूब तेज चिल्लाकर कहता है, मयंक छोड़ उसे। उसकी आवाज़ सुनकर एक पल तो राहुल जी भी डर गए। गौतम की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। मयंक जल्दी से अर्पिता से अलग होता है। उसके अलग होते ही अर्पिता जमीन में गिरने लगती है। गौतम जल्दी से उसे संभाल लेता है। गौतम को अपने पास पाकर अर्पिता उसके गले लगकर रोने लगती है। उसको इस तरह रोता देखकर गौतम को बहुत बुरा लगता है। अगर अभी गौतम अर्पिता को ना संभाल रहा होता तो मयंक की अब तक सामत आ गई होती। राहुल गुप्ता, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मयंक कि तुम ऐसा करोगे। मयंक, मैंने कुछ नहीं किया डैड, ये लड़की ज़बरदस्ती मुझे किस कर रही थी। मयंक इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके गाल में एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। मयंक, मोम आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हो? आशा गुप्ता, तुम शुक्र मनाओ अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, वरना तुम्हारा काम तो जेल भेजने वाला है। माफ़ी मांगो अभी इस लड़की से। मयंक, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो माफ़ी क्यों मांगू? फिर मयंक के गाल पे एक थप्पड़ पड़ता है। इस बार राहुल गुप्ता ने मारा था। एक लड़की की इजाज़त के बिना छूना एक अपराध है और तुम कह रहे हो कि मैंने गलत क्या किया है। मैं कह रहा हूँ आशा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। आशा गुप्ता, मयंक मैंने बोला ना, माफ़ी मांगो अभी के अभी। मयंक, सॉरी अर्पिता, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा। आशा, आज से तुम ऑफिस नहीं आओगे, समझे? ये तुम्हारी सज़ा है, जाओ अब यहाँ से। मयंक के जाते ही राहुल जी अर्पिता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। गौतम, सर मैं अर्पिता को घर ले जा रहा हूँ, बेटा ध्यान रखना अर्पिता का। आशा जी कहती है। गौतम और अर्पिता के जाते ही आशा जी राहुल जी के गले लगकर रोने लगती है। आशा, राहुल हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है किसी लड़की के साथ?
हमें उसे किसी भी तरह सुधारना होगा। आशा, आप चिंता मत कीजिए, उसको तो मैं सुधारूंगी। राहुल, तुम पर पूरा भरोसा है। चलो अब घर चलते हैं। गौतम अर्पिता को कार में बिठाता है। अर्पिता अब भी बस रो रही थी। गौतम, अर्पिता शांत हो जाओ। अर्पिता गौतम के गले लगकर फिर रोने लगती है। उससे मुझे यहाँ किस किया, अपने होठों की तरफ इशारा करके कहती है। जानता हूँ उसे भूलना मुश्किल है, पर अर्पिता उसे भूलने की कोशिश करो। अर्पिता, मुझे खुद से नफरत हो रही है। उसने जहाँ जहाँ छुआ है वहाँ ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी मुझे छू रहा है। गौतम, कहाँ छुआ है उसने? अर्पिता अपने पेट और बैक एरिया की तरफ इशारे से बताती है। गौतम के हाथ अब अर्पिता के पेट और बैक एरिया पर थे। गौतम, अर्पिता, क्या तुम मेरे छूने से अनकंफर्टेबल हो? अर्पिता नाम में अपनी गर्दन हिलाती है। गौतम अपने हाथ से हर जगह जगह वो छूता है जहाँ मयंक ने छुआ था। उसके ऐसा करने से अर्पिता की आंखें बंद हो जाती है। अर्पिता को ऐसे देखकर गौतम ने उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। जैसे जैसे गौतम अर्पिता को किस कर रहा था, वैसे ही अर्पिता उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अर्पिता बिल्कुल शांत हो चुकी है। गौतम, अर्पिता, आई लव यू। मैंने सोचा था तुम्हें आज सरप्राइज दूंगा और वही तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊंगा, पर सब गड़बड़ हो गया। अर्पिता बिना कुछ बोले शांति से गौतम को देख रही थी। उसकी आंखों में अर्पिता को अपने लिए असीम प्यार दिख रहा था। गौतम, अर्पिता, कुछ तो बोलो। अर्पिता, तुम मुझे पहले जैसे प्रपोज करने वाले थे वैसा ही करो, फिर मैं सोचूंगी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं, जैसा आप चाहे। अर्पिता का ध्यान अब मयंक के ऊपर से पूरी तरह हट चुका है। इधर निखिल अपने ऑफिस से कशिश के स्कूल में उसे लेने जाता है। वो बाहर खड़ा होकर कशिश का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, उसने इतना मेकअप थोपा हुआ है कि उसका चेहरा इतनी रोशनी में सफ़ेद प्लास्टर से पोता हुआ लग रहा है। जानवी, निखिल बेबी कैसे हो? निखिल, जानवी तुम यहाँ क्यों आई हो? बेबी, मैं तुम्हारी जानू हूँ ना। निखिल, मेरी जानू उस दिन मर गई थी जब उसने मेरी कशिश को जन्म देने के बाद अपने सपनों के लिए उस नन्ही सी बच्ची को मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। जानवी, काश वो उसी दिन मर जाती। सेटअप जानवी। निखिल, अब तो वापस आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। मेरी लाइफ में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जानवी, तुम उस बच्ची की वजह से मुझे छोड़ रहे हो। अब तुम देखना कैसे मैं उससे तुम्हें दूर करती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी वहाँ कशिश आ जाती है। जानवी, कैसा है मेरा बच्चा? कशिश कुछ भी नहीं बोलती। जानवी फिर से वही पूछती है, पर अब भी कशिश कुछ नहीं बोलती है। जानवी को गुस्सा आ जाता है। वो कशिश के मुंह को कसकर दबाकर कहती है, गूंगी हो क्या? उसके ऐसा करने से कशिश बहुत तेज से रोने लगती है, पर उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है। कशिश को रोता देख निखिल जल्दी से उसे अपनी गोदी में ले लेता है। निखिल के पास जाते ही कशिश उससे एकदम चिपक जाती है। निखिल, तुम मेरी बेटी से दूर रहना, समझी? ऐसे कैसे दूर रहूं? ये मेरी भी बेटी है। निखिल, कशिश सिर्फ मेरी बेटी है। इतना कहकर निखिल कशिश को लेकर चला जाता है। जानवी, ये लड़की बोल क्यों नहीं रही थी? कुछ तो बात है जो निखिल छुपा रहा है। मुझे पता करना पड़ेगा। चलो जानवी बेटा, लग जाओ काम में। मयंक गुस्से में घर आता है और अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगता है। उसके रूम की आवाज़ को सुनकर आशा जल्दी से उसके रूम में जाकर उसको रोकती है। आशा, मयंक बेटा रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। मयंक, आप तो मुझसे बोलिए ही मत। आपकी वजह से मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। आशा, मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए ही तो किया था, वरना तुमने जो उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे डैड तुम्हारी आरती उतारते? मयंक, मोम प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। आशा, तुम एकदम बेवकूफ़ हो। आशा कुछ कहती इससे पहले ही मयंक कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आशा, तुम हो तभी तुम्हें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा। कैसा फ़ायदा? आशा, एक तो ये कि तुम जेल जाने से बच गए और दूसरा तुम्हें कल से ऑफिस भी नहीं जाना है। मयंक, यू आर राइट मोम। आपको पता है मुझे वो ऑफिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गौतम अर्पिता को एक जगह लेकर जाता है।
अर्पिता, यहाँ कुछ नहीं है, तुम तो कह रहे थे कि सरप्राइज है। गौतम, है ना सरप्राइज, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना है। अर्पिता, क्या? गौतम अर्पिता की आंखों पे पट्टी बांधता है। अब तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह रुकते हैं और गौतम अर्पिता की आंखों की पट्टी खोलता है। अर्पिता आंखें खोलकर देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। अर्पिता, वाओ गौतम, ये बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है, ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अर्पिता इससे आगे बोलती, उससे पहले गौतम बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट जगह है। यहाँ आकर एक ही अलग सुकून मिलता है। अर्पिता जब टेबल के पास जाती है तो देखती है बाकी पसंद का सारा सामान है। टेबल पर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, गोलगप्पे। अर्पिता, अब तक का ये मेरा बेस्ट सरप्राइज है। थैंक यू गौतम। गौतम से जवाब न पाकर अर्पिता पीछे देखती है तो गौतम पीछे नहीं होता है। अर्पिता, गौतम कहाँ हो तुम? गौतम, गौतम प्लीज सामने आओ ना। अर्पिता को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ती है तो गौतम एक हाथ में रोज लिए घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। गौतम, अर्पिता मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तो नहीं ला सकता, पर तुम्हारे चांद जरूर बन सकता हूँ। तुम्हें बहुत महंगे सामान तो नहीं, पर तुम्हारी हर ज़रूरत का सामान ला सकता हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं, पर तुम्हारी एक मुस्कान के लिए जान भी दे सकता हूँ। अर्पिता, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम इस चांद की चांदनी बनना पसंद करोगी? गौतम की बातों को सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता, आई लव यू टू गौतम। मैं तुम्हारी चांदनी बनने के लिए तैयार हूँ। अर्पिता जमीन पर बैठकर गौतम के गले लग जाती है। गौतम भी उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद अर्पिता गौतम से अलग होती है। अर्पिता, मुझे भूख लग रही है, चलो फिर डिनर करते हैं। गौतम अर्पिता को चेयर पर बिठाता और डिनर सर्व करता है। अर्पिता पहली बाइट गौतम को खिलाती है और गौतम अर्पिता को। दोनों लोग डिनर करते हैं, फिर लेक के पास एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। अर्पिता, गौतम तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि यू लव मी? गौतम अर्पिता को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अर्पिता भी उसके गले में अपनी बाहों डालकर उसको और पास कर लेती है। गौतम, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अर्पिता मुंह बनाते हुए बोलती है कि तभी तुम्हें बताने में 1 महीना लग गया। गौतम, तुम भी तो बता सकती थी। चलो मुझे फ्लैट पर छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज़, बस थोड़ी देर। गौतम अर्पिता को फ्लैट पर छोड़ता है, फिर अपने घर चला जाता है। जानकी, गौतम की माँ, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? गौतम जानकी को गोदी में उठाकर घुमाने लगता है। जानकी, गौतम क्या कर रहे हो? गिर जाऊंगी, नीचे उतारो। गौतम, माँ, वो भी मुझे पसंद करती है। जानकी, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछे। गौतम, माँ, अगले महीने मुझे ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए दिल्ली जाना है, तो वहाँ जाने से पहले मुझे अर्पिता से इंगेजमेंट करनी है। जानकी, तुमने अर्पिता से पूछा है ना? गौतम, पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है। जानकी, अगर अर्पिता और तुम दोनों तैयार हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। गौतम, कल मैं अर्पिता से बात कर लूँगा। जानकी, ठीक है, जाओ सो जाओ, जाकर बहुत रात हो गई है। गौतम जानकी के गले लगकर उन्हें गुड नाइट विश करता है। सुबह निखिल कशिश को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करता है और खुद भी तैयार होकर नीचे आकर रवि का इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास जानवी आती है और निखिल का ध्यान कशिश से हटकर जानवी पर चला जाता है। कशिश एक कुत्ते के बच्चे को देखती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब निखिल को कशिश का ध्यान आता है, वो देखता है कशिश रोड पर एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है
और एक कार उसकी तरफ आ रही है। निखिल जल्दी से उसकी तरफ जाता है, पर उसके पहले ही कार कशिश के पास से निकल जाती है। निखिल खूब तेज कशिश का नाम लेकर चिल्लाता है और वहीं एकदम से अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब उसे महसूस होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और जल्दी से उसके गले लगकर रोने लगता है। सॉरी बच्चे, पापा को ध्यान रखना चाहिए था। कशिश कुछ नहीं बोलती, बस निखिल के गले लगी रहती है। वो अभी भी रो रही थी। निखिल अर्पिता की तरफ देखता है और उसे थैंक यू बोलता है। निखिल और कशिश को देखकर अर्पिता कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। अर्पिता नीचे आकर रवि का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नज़र कशिश पर जाती है जो पपी के साथ खेल रही थी। अर्पिता, हाय कितनी क्यूट लग रही है, और अपना फ़ोन निकालकर कशिश की फ़ोटो लेने लगती है। तभी वो देखती है कि एक कार कशिश की तरफ आ रही है। वो तेज़ी से आकर कशिश को वहाँ से हटा लेती है। ये निखिल नहीं देख पाता और उसे लगता है कि वो कशिश को नहीं बचा पाया। चटाक की आवाज़ से अर्पिता होश में आती है। तुम ऐसे कैसे किसी पर हाथ उठा सकती हो? जानवी, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू, पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पति पत्नी के बीच बोलने की। जानवी की बात सुनकर अर्पिता बड़े ध्यान से जानवी को देखती है, फिर अपने मन में कहती है, यह कितनी गंदी पसंद है इसकी, यही चलती फिरती मेकअप की दुकान पसंद आई इसको। जानवी, अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर यह देखकर अब मुझे लग रहा है कि यही सही है। मैंने कशिश की कस्टडी के लिए केस फाइल किया है। निखिल, तुम्हें जो करना है करो जाकर, पर तुम मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं कर सकती हो, समझी? निखिल की बात सुनकर जानवी अपने मन में कहती है कि देखते जाओ निखिल, मैं क्या क्या करती हूँ। तुम्हें इस छोटे पैकेट से बहुत प्यार है ना, अब मैं इसे ही तुमसे दूर कर दूंगी। निखिल जानवी से कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जानवी, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का, जा रही हूँ, पर बहुत जल्द अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी। निखिल, थैंक यू, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। अर्पिता, तुम थैंक यू मत बोलो, कशिश है इतनी प्यारी कि मैं उसको कभी कुछ होने नहीं दे सकती। निखिल, कशिश बच्चा चले। कशिश अर्पिता के पास जाकर उससे चिपक जाती है। अर्पिता नीचे बैठकर कशिश को कसकर गले लगा लेती है। क्या हुआ बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कशिश कुछ नहीं बोलती तो अर्पिता निखिल से कहती है, कशिश को एक बार डॉक्टर को दिखा दो, शायद डर गई है इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही। निखिल, कशिश बोल नहीं सकती। निखिल की बात सुनकर अर्पिता को एक झटका सा लगा। वो निखिल की तरफ देखे जा रही थी, मानो कंफर्म करना चाहती हो कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। निखिल, कशिश जब 2 महीने की थी तब दवा के रिएक्शन की वजह से उसकी आवाज़ चली गई। निखिल की बात सुनकर अर्पिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कसकर कशिश को गले लगा लेती है। निखिल का फ़ोन रिंग होता है। हाँ शेखर, क्या हुआ? शेखर, बॉस बोल रहे हैं आज जो मिस्टर खन्ना के साथ डील करनी है उसके लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं। यार, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, तुम हैंडल कर लो ना। तुम जानते हो ना ये डील हमारी कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी है, तो तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? निखिल, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, पर कशिश को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये अभी स्कूल जाने की हालत में नहीं है। अर्पिता, कोई बात नहीं, मैं कशिश का ध्यान रख लूँगी, आज की ही तो बात है। निखिल, पर तुम कैसे? अर्पिता, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को भगा कर नहीं ले जाऊंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अर्पिता, ओके, फिर कशिश मेरे साथ रहेगी। मीटिंग से आकर कशिश को ले लेना। मैं 5 फ्लोर में लिफ्ट के सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। निखिल, कशिश को बीन से एलर्जी है तो प्लीज़ ध्यान रखना। ओके। कशिश, पापा से बाय करो। कशिश हाथ हिलाकर निखिल को बाय करती है। अर्पिता कशिश को अपने फ्लैट में लाकर सोफे पर बिठा देती है। अर्पिता, कशिश बेटा, आप 2 मिनट यहीं बैठो, मैं एक फ़ोन कॉल करके आती हूँ। ओके।
कशिश अपना सिर हिला देती है और वहीं बैठकर कार्टून देखने लगती है। अर्पिता बालकनी में आकर गौतम को कॉल लगाती है। गौतम, अभी तक आई नहीं, ऑफिस कहाँ हो? आज मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ वो सब अर्पिता गौतम को बता देती है। गौतम, तुमने सही किया, अभी कशिश को जरूरत है तुम्हारी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो, क्या पूछना है? गौतम, अर्पिता, तुम्हें पता है ना, मुझे अगले महीने मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है। मैं जाने से पहले एंगेजमेंट करना चाहता हूँ और वहाँ से आकर शादी। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? मैं रेडी हूँ। ओके, मैं माँ से कह दूँगा, वो पंडित जी से डेट कंफर्म कर लेगी। बाद में बात करते हैं, मैं कशिश के पास जाती हूँ। गौतम, बाय। अर्पिता कशिश के पास जाती है और उसके साथ कार्टून देखने लगती है। अर्पिता, कशिश, कुछ खाओगे? आप मैं कुछ बनाऊं? कशिश हाँ में गर्दन हिलाती है। कुछ देर बाद अर्पिता आलू के पराठे बनाकर लाती है और कशिश को अपने हाथ से खिलाती है। अर्पिता किचन का पूरा काम करके आती है तो देखती है कि कशिश सो चुकी है। वो कशिश को बेडरूम में ले जाकर लिटा देती है और खुद भी उसके पास लेटकर उसे देखने लगती है। कशिश को देखते हुए अर्पिता को भी नींद आ जाती है। शाम को डोरबेल की आवाज़ से अर्पिता की आंख खुलती है। अर्पिता, कौन है यार, इतनी प्यारी नींद खराब कर दिया। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है तो शाम के 5 बजा रही है। वो जल्दी से उठती है। जल्दी के चक्कर में कंबल में फंसकर गिर जाती है। उसके गिरने से कशिश की नींद भी खुल जाती है। वो जैसे ही अर्पिता को देखती है हंसने लगती है। तभी फिर से डोरबेल बजती है। अर्पिता जल्दी से डोर खोलने जाती है। सामने निखिल को देखकर कहती है, मुझे पता था ये आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। मैंने ऐसा क्या किया? यार, कोई इंसान दरवाजे पर तो बैठा नहीं होता है ना, उसको यहाँ पर आने में। दरवाजे को पकड़कर इस दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पर नहीं, आपको तो दम भरना। सॉरी, कोई बात नहीं। कशिश कहाँ है? उसने परेशान तो नहीं किया? वो अंदर बेडरूम में है और उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मैं तो कहती हूँ आप कशिश को रोज मेरे पास छोड़ सकते हैं। एक अलग ही लगाव हो गया है उससे। अर्पिता कशिश को बाहर बुलाती है। कशिश बाहर आती है और निखिल उसे लेकर चला जाता है। अर्पिता, अभी तक कशिश थी तो कितना अच्छा लग रहा था, उसके जाते ही सब सूना लग रहा है। गौतम जानकी से एंगेजमेंट की डेट निकलवाने की शॉपिंग करने को कहता है। जानकी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहुत अरमान थे। गौतम, उसके लिए पंडित जी से बोलिए जल्दी की डेट निकाले। तभी एक लड़की आकर गौतम के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि माँ, देख रही हो इनको कितनी जल्दी है। जानकी, जल्दी तो मुझे भी है, मेरी सारी सहेलियों के बेटों की शादी हो गई। वो लोग अपनी बहुओं के बारे में ही बात करती रहती है, मुझे भी अपनी बहू के बारे में उन्हें बताना है। जा, आप दोनों को पता है सब्र नाम का भी एक शब्द होता है, वही तो नहीं हो रहा है। आप इतनी उतावली अपनी शादी में थी। जानकी कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी है तो आजकल। गौतम, मैं तो पहले ही बोल रहा था, इसकी भी शादी लगे हाथ करवा देते हैं, पैसा भी बचेगा और इसकी बकबक भी कम होगी। पूजा, सेटअप, मैं इतनी जल्दी आप दोनों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। गौतम, भगवान इसको झेलने की शक्ति देना उस बेचारे को। माँ देखो ना, भाई कैसे बोल रहे हैं। जानकी, मुझे तो डर लगता है कि इसको झेलने वाला कोई बना भी होगा कि नहीं। पूजा, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इसका हमेशा का यही है। जानकी अपने पंडित जी को फ़ोन लगाती है उनसे एंगेजमेंट की डेट पूछने के लिए। गौतम, क्या कहा पंडित जी ने? जानकी, उन्होंने कहा है आज से 20 दिन बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है। गौतम, फिर तो आप एंगेजमेंट की तैयारी करो। इतना बोलकर गौतम बाहर जाने लगता है। जानकी, बाहर कहाँ जा रहे हो? डिनर तो कर लो। माँ, मुझे ज़रूरी काम है, आप लोग डिनर कर लेना, मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे आने में देर हो जाएगी। जानकी, सुन तो। गौतम, बाद में बात करते हैं। गौतम अर्पिता के फ्लैट के बाहर एक रोज बुके
रख देता है और डोरबेल बजाकर छुप जाता है। अर्पिता बाहर आती है पर उसको रोज बुके के अलावा कोई नहीं मिलता। अर्पिता, कमाल है, ये बुके यहाँ कौन छोड़ गया? इस पे किसी का नाम भी नहीं लिखा। अर्पिता को अपने में उलझा पाकर गौतम चुपके से अर्पिता के फ्लैट में चला जाता है। अर्पिता, वैसे कोई भी छोड़ कर गया हो, ये बुके है बड़ा प्यारा। अब कोई दिख तो रंग नहीं रहा है, चलो इसे मैं ही रख लेती हूँ अंदर। अंदर आकर बुके को मेज पर रखकर किचन में कॉफी बनाने जाने लगती है। तभी पीछे मुड़कर देखती है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। गौतम, बच गए, वरना अभी देख लेती। अर्पिता किचन में कॉफी बना रही थी, तभी उसको पीछे से गौतम कसकर गले लगा लेता है। अर्पिता एक पल को घबरा जाती है, पर गौतम के परफ्यूम की खुशबू से वो उसे पहचान जाती है। अर्पिता पीछे घूमकर गौतम से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। गौतम, जब आप उस बुके में उलझी थी, वो बुके तुमने ही रखा था ना? ये सब छोड़ो, मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। कैसे गुड न्यूज़? गौतम, पंडित जी ने 20 दिन का बाद का मुहूर्त निकाला है एंगेजमेंट का। 20 दिन में अकेले मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगी? गौतम, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब मैं करवा दूंगा। अर्पिता, कॉफ़ी पियोगे? हाँ। अर्पिता कॉफ़ी बनाने लगती है। गौतम उसको वापस से पकड़ लेता है। गौतम के हाथ अर्पिता की कमर और पेट में चल रहे थे, जिससे अर्पिता की सांसें तेज हो गई थी। वो गौतम का हाथ पकड़ लेती है उसको रोकने के लिए, पर गौतम कहाँ मानने वाला था। अर्पिता को अपनी तरफ घुमाकर एक हाथ उसके गाल पे रखकर उसे कहता है, अर्पिता, इन पलों को एंजॉय करो, क्योंकि जब मैं दिल्ली में हूँगा तो तुम भी इन पलों को बहुत मिस करोगी। गौतम की बात सुनकर अर्पिता शांत हो जाती है। गौतम अर्पिता के करीब आने लगता है। अर्पिता की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। उसको ऐसा देखकर गौतम करीब आकर उसके माथे से अपनी छाप छोड़ देता है और अर्पिता को अपने आगोश में ले लेता है। दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी पीते हैं। साथ में डिनर करके गौतम चला जाता है। वक्त ऐसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। गौतम और अर्पिता की एंगेजमेंट में सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। इतने दिनों में निखिल और अर्पिता कशिश की वजह से अच्छे दोस्त बन गए हैं। अर्पिता, कशिश क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगा। निखिल अपने प्रोजेक्ट की वजह से कशिश पे ध्यान नहीं दे पाता था, इसीलिए कशिश ज़्यादातर अर्पिता के पास रहती थी। कशिश अर्पिता के साथ बहुत खुश रहती है। अर्पिता कशिश को तैयार कर स्कूल भेजती है और गौतम के पास कॉल करती है। अर्पिता, गौतम, तुम्हें सब याद है ना? हाँ याद है, आज मुझे जल्दी ऑफिस से निकलना है क्योंकि हमें डिजाइनर के यहाँ जाना है और मुझे लीव के लिए भी अप्लाई करना है। अर्पिता, गुड। गौतम ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाता है। वहाँ मयंक को देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मयंक, सॉरी गौतम, मुझे माफ़ कर दो। मयंक को माफ़ी मांगता देख गौतम हैरान हो जाता है। मयंक, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अर्पिता के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी राहुल गुप्ता जी अंदर आते हैं। गौतम, सर आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। गौतम, तुमसे बस इतना ही कहना है कि इसने जो किया है वो बहुत गलत है, पर इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो बेटा। गौतम, इस बार माफ़ कर रहा हूँ सर के कहने पर, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम दोनों लव बर्ड्स के लिए एक पार्टी तो बनती है और ये पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गौतम, मान जाओ ना। ठीक है। मयंक, तो फिर डन, तुम्हारी एंगेजमेंट से एक दिन पहले पार्टी हमारे होटल में ही होगी। मैं सारे स्टाफ को पार्टी का इनविटेशन दे दूंगा। गौतम अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी उसके केबिन में नॉक होता है। गौतम, कम इन। प्यून, सर आपके लिए एक पार्सल आया था। कौन दे गया? सर एक छोटा बच्चा था, उसने कहा कि ये गौतम सक्सेना को दे देना। गौतम, तुम इसे मुझे दो और जाओ। गौतम उसे खोलता है, उसमें कुछ फोटोज थी
जिनको देखते ही गौतम को एक झटका सा लगता है। एक फोटो में निखिल और अर्पिता एक दूसरे की बाहों में अर्पिता के बेडरूम में थे। दूसरी फोटो को देखकर लग रहा था कि उनके बीच किस हो रही है। गौतम जैसे जैसे सारी फोटो देखता है, उसका अर्पिता के ऊपर से विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया है। गौतम, मुझे एक बार अर्पिता से बात करनी होगी। गौतम अर्पिता के फ्लैट में जाता है। अर्पिता, गौतम तुम तो शाम को आने वाले थे, फिर अभी कैसे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर चलकर करे। आओ अंदर। गौतम अर्पिता को पकड़कर अपने पास उसकी आंखों में देखकर बोलता है, देखो अर्पिता, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ जवाब चाहिए। अर्पिता, गौतम तुम्हें क्या कहना है? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता, तुम्हारे और निखिल के बीच कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे भी अभी बता सकती हो। मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अर्पिता, गौतम तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं पता है, पर सच में निखिल बस मेरे दोस्त हैं। तो फिर ये फोटो क्या है ये सब? अर्पिता उन फोटो को देखती है। गौतम, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अर्पिता सारी फोटो के पीछे की कहानी गौतम को बताती है कि ये फोटो किस सिचुएशन में ली गई है। गौतम, तुम्हारी बातों पे मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, अब रोना बंद करो। गौतम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पता है मेरी अर्पिता मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी गेट पे लॉक होता है। अर्पिता गेट खोलती है, सामने निखिल था। उसको देखकर उसको समय पहले जो हुआ था वो सब फिर याद आने लगता है। अरे निखिल, आओ अंदर आओ। गौतम ने कहा, निखिल आज मैं बहुत खुश हूँ, तो सोचा अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांट लूँ। तो बताओ जल्दी क्या खुशखबरी है? मुझे आज मेरा पहला ऑर्डर मिला, वो भी पूरे 5 करोड़ का। अगर ये ऑफर अच्छे से हो गया तो फिर मेरी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गौतम, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब तो मुंह मीठा करना तो बनता है। निखिल मिठाई का डिब्बा गौतम की ओर बढ़ाकर कहता है, जरूर। गौतम, निखिल मेरी कंपनी अर्पिता और मेरी एंगेजमेंट की खुशी में पार्टी दे रही है, तो तुम्हें भी आना है। निखिल, सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। गौतम, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम आओगे तो अर्पिता को भी अच्छा लगेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, कशिश को भी स्कूल लेने जाना है। चलो हम भी चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। अर्पिता, गौतम तुम्हें निखिल और मेरी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौतम, नहीं। अर्पिता गौतम के गले लग जाती है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए जाती हैं। अर्पिता, गौतम मुझे यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगा, चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। गौतम, अर्पिता क्या कर रही हो तुम? पिछले 3 घंटे से हम कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिया। अब तुम शांति से बैठोगी, मैं ड्रेस डिसाइड करूँगा। गौतम कुछ ड्रेस अर्पिता को देता है और चेंजिंग रूम में भेजता है। अर्पिता 2-3 ड्रेस पहनकर आती है, पर गौतम को उसमें से कोई भी पसंद नहीं आती है। अर्पिता, अब कोई भी ड्रेस नहीं ट्राई कर रही? तुम्हें तुम्हारी पसंद की हुई ड्रेस भी पसंद नहीं आ रही है? एक और ट्राई कर लो बस, लास्ट, उसके बाद नहीं कहूँगा। अर्पिता जब ड्रेस पहनकर आती है तो बहुत सुंदर लगती है। गौतम, वाह, बहुत सुंदर लग रही है ये ड्रेस तुम पर। मैंने कहा था कि एक और ट्राई कर लो, उसके बाद नहीं कहूँगा। अर्पिता खुद को शीशे में देखती है, वाकई में वो बहुत अच्छी लग रही है। सारा सामान खरीदकर गौतम अर्पिता को फ्लैट पर छोड़कर घर चला जाता है। अर्पिता अपने फ्लैट में जा रही होती है, तभी कशिश उसके पास आकर उसके पैर से निपट जाती है। अर्पिता, आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में, वो भी अकेले? तभी वहाँ निखिल आता है। निखिल, कशिश आपके पास आने की जिद कर रही थी, हम आपके फ्लैट में गए थे, वहाँ पर लॉक लगा हुआ था, तो कशिश यहाँ आपका वेट कर रही थी। अर्पिता कशिश को अपनी गोद में उठाकर निखिल से कहती है, मैं कशिश को अपने साथ ले जा रही हूँ, आज कशिश मेरे साथ रहेगी। निखिल, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगेजमेंट से पहले पार्टी हॉल में मयंक, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको जिनका इंतजार था वो आ गई है। तभी सारी लाइट डिम हो जाती है और सीढ़ियों से लाइट पड़ती है, जहां गौतम और अर्पिता एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आ रहे थे। गौतम, थैंक यू मयंक इस शानदार पार्टी के लिए। यार तुम बार बार थैंक यू मत बोलो और पार्टी एंजॉय करो। अर्पिता गौतम की माँ से बात करने लगती है और गौतम अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ बिजी हो जाता है। तभी कशिश और निखिल भी वहाँ आ जाते हैं। अर्पिता जानकी से कशिश को मिलवाती है।
कशिश तो उनसे मिलकर खुश हो जाती है। अर्पिता निखिल को देखती है, जो कहीं देखकर गुस्सा हो रहा था। अर्पिता उसकी नज़रों का पीछा करती है तो वो जानवी को देखती है। मयंक, गौतम और अर्पिता, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है जानवी। अर्पिता मुंह बनाते हुए जानवी से मिलती है। जानवी, तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? वेटर को बुलाकर सबको एक एक ड्रिंक देती है। मैं अभी आया। मयंक वेटर के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है और उसको कुछ पैसे दे देता है। वेटर निखिल के पास जाकर उसको ड्रिंक देता है और जाते जाते मयंक की तरफ इशारा करता है कि काम हो गया। थोड़ी देर में निखिल का सर घूमने लगता है। वो पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। मयंक, क्या हुआ निखिल? पता नहीं, अचानक से सर घूमने लगा। चलो चलो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ दूं, तुम रेस्ट कर लो। मयंक निखिल को रूम में ले जाता है तो निखिल रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। मयंक, हो गया काम। इधर अर्पिता बहुत थकी हुई फील कर रही थी तो वो गौतम को बताकर रूम में चली जाती है। जब वो रूम में जा रही होती है तो जानवी पीछे से जाकर उसको बेहोश कर देती है और उस रूम में ले जाती है जहाँ निखिल पहले से मौजूद था। मयंक, अब क्या करे? रुको तो एक मिनट। जानवी निखिल की शर्ट उतार देती है और अर्पिता का टॉप भी अस्त व्यस्त कर देती है और बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिटा देती है। अगर कोई भी देख ले तो गलत ही समझेगा। तुम तो बड़ी कमीनी निकली यार। जानवी मयंक को घूर कर देखती है तो फिर कहती है, तुम भी कम कमीने नहीं हो। मयंक, वैसे तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो? अब क्या करना है? अब तुम्हें मीडिया वालों को और गौतम की फैमिली को यहाँ लाना है। मयंक, लेकिन ये तो बेहोश है और ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। जानवी, कह तो तुम सही रहे हो। मयंक, मैं हमेशा सही कहता हूँ। जानवी पानी के जग से पानी के कुछ छींटे निखिल और अर्पिता के मुंह पर मारती है तो इनके चेहरों से थोड़ी सी हलचल होती है। जानवी पीछे मुड़कर देखती है तो मयंक अभी भी वैसे ही खड़ा होकर उनको देख रहा है। जानवी, अबे ओ गधे, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? जाओ जल्दी अपना काम पूरा करो। मयंक जल्दी नीचे गौतम के पास जाता है। मयंक, गौतम तुम अर्पिता से एक बार मिल लो, उसकी तबीयत खराब थी ना? हाँ, मैं एक बार उसको देख कर आता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मयंक जल्दी से जानकी के पास जाकर उनसे कहता है कि आप किसी को ढूंढ रही है क्या? जानकी, मैं गौतम को ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है कहाँ है? गौतम अर्पिता के रूम में गया है, ऊपर लेफ्ट में सेकंड रूम। जानवी निखिल और अर्पिता को थोड़ा होश में लाती है। जानवी, अब देखना निखिल, तुम्हारी इतनी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें अब कशिश की कस्टडी तो मिलने से रही। मयंक वेटर के पास जाता है जिसने निखिल की ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाई थी। उसे और पैसे देकर ऊपर रूम में भेजने को कहता है। वेटर, शाम में अगर पकड़ा गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उन्हें ऊपर भेजकर यहाँ से कहीं बाहर चले जाना। वेटर जाकर एक मीडिया वाले के हाथ में एक चिट पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही चिट देखता है तो उसमें लिखा था, ऊपर लेफ्ट में सेकंड रूम में आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ वेट कर रही है। उसको पढ़कर वो जल्दी ऊपर जाने लगता है। इधर गौतम अर्पिता के रूम के बाहर खड़ा गेट लॉक करता है। जब अर्पिता नहीं खोलती तो गौतम दरवाजे को हल्की से पुश करता है, वो तुरंत खुल जाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही जानवी रूम में लगे पर्दे के पीछे छिप जाती है। जानवी, आज ये ड्रामा देखकर मजा आने वाला है। गौतम अंदर आता है। अर्पिता और निखिल को देखकर उसको एक पल तो सांसें ही थम जाती है। तभी जानकी भी आ जाती है। वो निखिल और अर्पिता को देखकर कहती है, फिर गौतम की तरफ देखती है। जानकी, गौतम, क्या ये सब कल तुम दोनों की सगाई हो रही है और ये लड़की ऐसे किसी के साथ? छी। गौतम पानी का जग उठाकर पूरा पानी निखिल और अर्पिता के ऊपर डाल देता है। अर्पिता और निखिल होश में आकर उठकर बैठने लगते हैं। अर्पिता अपना सर पकड़े बैठी थी। जैसे ही वो अपने बगल में निखिल को देखती है और फिर अपने आप को देखती है, जल्दी से अपने आप को कवर करने लगती है। तभी सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग मीडिया वालों को देखकर हैरान हो जाते हैं। मीडिया, गौतम, कल आपकी और अर्पिता की सगाई होने वाली है और आज अपनी होने वाली मंगेतर न्यू बिजनेसमैन निखिल की बाहों में
है, क्या कहना है आपका? मिस्टर निखिल, आपका और अर्पिता का क्या रिश्ता है? बताइए अर्पिता, आप और निखिल एक दोनों को कब से साथ में है? कशिश आपकी और निखिल की बेटी है क्या? गौतम गार्ड्स की मदद से सारे मीडिया वालों को बाहर निकालता है। गौतम, अर्पिता क्या है ये सब? अर्पिता जो अभी तक रो रही थी वो गौतम की तरफ देखती है। गौतम चिल्लाते हुए कहता है, अर्पिता तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलोगी? अर्पिता, गौतम मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आई और ये सब? जानकी, तुम यहाँ इसकी बाहों में, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आंटी मुझे कुछ भी नहीं पता। गौतम, अर्पिता मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो क्या? तब तुमने कहा नहीं गौतम, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो फिर ये सब क्या है? तुम दोनों एक साथ एक ही बेड में क्या कर रहे हो? अर्पिता, यू नो वोट, तुम ना मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जानकी, मेरे बेटे से दूर रहना, आज के बाद उसके पास भी मत दिखाई देना। गौतम चलो यहाँ से। अर्पिता, गौतम मेरी बात तो सुनो। गौतम, गौतम मेरी बात सुन लो। अर्पिता अब दरवाजे की ओर देखती रहती है जहाँ से गौतम गया था। निखिल, अर्पिता मैं सच में नहीं जानता यहाँ कैसे आ गया। मुझे बस इतना याद है कि मैंने ड्रिंक की, उसके बाद मेरा सर घूमने लगा और मयंक मुझे रूम में छोड़ने के लिए जा रहा है। अर्पिता निखिल के गाल पे थप्पड़ जड़ती है। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। अर्पिता अपने आप को ठीक करके जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अर्पिता के जाते ही निखिल अपनी शर्ट पहनकर कशिश को लेकर फ्लैट के लिए निकल जाता है। अर्पिता अपने फ्लैट में जा रही होती है तो उसके फ्लैट की औरतें उसे देखकर बात कर रही थी। बिन माँ बाप की लड़कियां ऐसे ही होती है, अमीर लड़कों को पैसे के लिए फंसा लो बस। इस जैसी लड़की को तो यहाँ नहीं रहने देना चाहिए, हमारे बच्चों पर इसका गलत असर होगा। निखिल अर्पिता के पीछे खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अर्पिता का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।